मैं अपने मरीज़ों को 3 हिस्सों में तक़सीम करता हूँ। एक वो हैं जो मेरे आइडियल पेशेंट हैं, दूसरे वो हैं जो बहुत ही लेट पहुँचे हैं, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और तीसरे जो पेशेंट हैं वो मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये इन दोनों के मिडल में है। इनकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देता हूँ, पहले पेशेंट वो हैं जिनकी कश्ती समुंदर से किनारे पार लग चुकी है, वो सेफ़ हैं, किसी किस्म का खतरा नहीं है। दूसरे वो हैं जो समुंदर के मिडल में हैं, उनकी कश्ती डूब रही है, मैं बस उनको दूर से तसल्ली दे सकता हूँ, हौसला दे सकता हूँ। तीसरे वो हैं जिनकी कश्ती में इस तरह का सुराख है कि पानी अंदर आ रहा है कश्ती में, वो बाहर फेंक रहे हैं और उन्होंने अपनी सिचुएशन को स्टेबल करके रखा हुआ है। सिर्फ उस दिन तक जिस दिन या वो थक गए, या कोई तूफान आ गया, या उनकी वो बकेट टूट गई जिससे वो पानी लगातार बाहर निकाल के अपनी कश्ती को स्टेबलाइज किए हुए हैं। अब इस सारी एग्जाम्पल से क्या मुराद है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आज के 2 केसेस से कि ये कौन से पेशेंट हैं जो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, मामूली सी चेंजेस करके अपनी मेडिसिन को कम कर सकते हैं, ख़तरे वाले जोन से बाहर निकल सकते हैं। और इस मेडिसिन कम करने वाली स्ट्रेटजी को कहते हैं डी प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेटजी, जो कि मैं अपने हर मरीज़ पे लागू करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ मरीज़ इसको फॉलो नहीं कर पाते। ये सब डिस्कस करेंगे आज की एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से, पाकिस्तान वाले स्टूडियो से। पाकिस्तान में आके जब ये मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है, वो मैं शायद बयान भी नहीं कर सकता। और मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो ही मेरे पास थोड़ी सी और टीम बेहतर होती है, उनका नंबर बढ़ता है, मेरा काम ज़्यादा मैं डेलीगेट कर सकूँ, मैं इस सारे कंटेंट को लाइव फॉर्म में लेके चलूँ ताकि आपके सवाल जवाब लिए जा सकें, वेबिनार करूँ जिसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में। वापस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि ये जो मैंने तीसरा मिडल वाला ग्रुप बताया है पेशेंट्स का, ये वो पेशेंट हैं जो बड़े अच्छे हैं, स्टेबलाइज हैं, लेकिन मेरी इनकी हर अपॉइंटमेंट पे यही कोशिश होती है कि यार आप ये दवाइयाँ कैसे कम कर सकते हैं, आप ये थोड़ी सी चेंजेस भी अगर अपने लाइफस्टाइल में कर लें तो आप कितना बेहतर हो सकते हैं। इसमें पहला केस हम डिस्कस करते हैं, हमारे 70 साल के बुज़ुर्ग हैं, माशाल्लाह बहुत एक्टिव, अच्छे, स्टेबलाइज। अब ये नहीं कह सकते कि यार मैं पराठे खाता हूँ तो कुछ नहीं होता जी। ये डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनको हार्ट अटैक मेरे ख्याल से 2 दफ़ा हो चुका है। ये गुर्दे के मरीज़ हैं, ये इंसुलिन और डायबिटीज़ वाली मेडिसिन पे अपनी डायबिटीज़ बड़ी स्टेबल करके रखे हुए थे, समझते थे, लेकिन उसके बावजूद इनको प्रोटीन यूरिया हो गया। हमने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की, दवाइयाँ अप्रोप्रिएट करके इनका प्रोटीन यूरिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिस तरह मरीज़ सेटिस्फाइड नहीं होता ना, और डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसी तरह मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाइड तब होऊंगा जब इंसुलिन इनकी ख़त्म हो जाएगी, जब इनकी डायबिटीज़ वाली दूसरी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी, जब ये अपने माशाल्लाह माशाल्लाह 2 सुबह वाले पराठे बंद करेंगे और उसको हेल्दी प्रोटीन से रिप्लेस करेंगे, इनकी कम से कम ब्लड प्रेशर वाली भी एक आधी दवाई ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कुछ दवाइयों वाले चुंगल में ये पहले ही फंस चुके हैं, क्योंकि इनको दिल का मर्ज़ है, इनको गुर्दे का मर्ज़ है, तो ये 2 ऑर्गन डैमेज ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ इन्होंने लेनी ही लेनी है। कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन, बेबी एस्पिरिन, गुर्दा बेहतर करने वाली, प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने वाली एक आधी दवाई, और एक आधी दिल की दवाई होती है। इन दवाइयों को ये स्किप नहीं कर सकते। लेकिन जो दवाइयाँ मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि वो ख़त्म कर लें, वो है इंसुलिन, वो है इनकी मेटफॉर्मिन, वो है एक आधी शायद ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन, वो है यूरिक एसिड वाली दवाई। अब ये वो सारी दवाइयाँ हैं जो ये एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको करना क्या पड़ेगा, अपनी वॉक को 30 से 60 मिनट करना पड़ेगा। अब पता नहीं ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, पाकिस्तान में कितना महंगा है, मेरी समझ से बाहर है। और उधर से जो सुबह माशाल्लाह ये 2 पराठे खाते हैं, दोपहर को 1 रोटी खाते हैं, उसको किसी हेल्दी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा फाइबर, और ये दवाइयाँ इनकी बंद हो सकती हैं, ये खतरे वाले जोन से बाहर आ सकते हैं। अब इनकी हीमोग्लोबिन A1C 6.5 और 7 के दरमियान घूमती रहती है। क्या ये स्ट्रोक से, अगले हार्ट अटैक से, दोबारा प्रोटीन यूरिया होने से सेफ़ हैं? मेरी समझ के मुताबिक नहीं।
ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक हाँ जी ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, दवाइयों से इन्होंने सब कुछ स्टेबल करके रखा हुआ है, लेकिन जब तक ये अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये खतरे से बिल्कुल महफूज हैं। तो अगर खुदा न खास्ता नेक्स्ट ईयर 5 साल में इनको किसी वक्त कोई हार्ट अटैक कोई मसला होता है, तो मैं वो इस पोअरली कंट्रोल्ड डिजीज़ मैनेजमेंट को ब्लेम करूँगा। अब इंसुलिन से मेरा क्या इख्तलाफ है अगले केस में जाने से पहले, क्योंकि उसमें भी इंसुलिन है। इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, एक बहुत ही कीमती हार्मोन है जो कि हमने जब बाहर से पैदा करना शुरू किया तो बहुत सारे मरीज़ों की जान बच गई। अभी भी टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंसुलिन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई डिस्क्रेडिट नहीं है इंसुलिन के बारे में। लेकिन जब आपको अपने लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से बाहर से इंसुलिन लेनी पड़े, वो बिल्कुल इस तरह ही है कि आप इस तरफ से अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगाएं और ऊपर से कोई पेस्ट लगा के उसकी रेडनेस को सही करने की कोशिश करें। इसका बिल्कुल ना कोई फ़ायदा है, बल्कि मे बी इन द लॉन्ग टर्म डैमेज है, क्योंकि इंसुलिन इटसेल्फ ही जब बॉडी के नेचुरल मिकदार से ज़्यादा होती है तो वो सारे डैमेजिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मेलिटी, जिसमें हार्ट अटैक का होना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे बहुत सारी चेंजेस हैं। तो अगर आपको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि उस इंसुलिन को अवॉइड किया जाए। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। ये भी माशाल्लाह 68 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग हैं हमारे और अच्छे हैं, इनका किडनी का मर्ज़ स्टेबल है, इनका प्रोटीन यूरिया बिल्कुल नहीं है। ये भी हार्ट अटैक करवा के, किडनी डिजीज़ करवा के थोड़ी बहुत उसमें फंस चुके हैं, उसकी दवाइयाँ इनको लेनी ही लेनी पड़ेंगी। और अगेन इनकी वो दवाइयाँ जो स्किप हो सकती हैं वो है इनको इंसुलिन, वो है इनकी ब्लड प्रेशर वाली 1-2 मेडिसिन, और जो इन चीज़ों से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं जैसे न्यूरोपैथी या इस तरह का कोई डैमेज, वो वाली अद्वियात। इनका भी वही इशू है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ये खुल के नहीं बताते कंपेयर टू हमारे पहले बुज़ुर्ग जो कि मुझे बताते हैं कि मैं माशाल्लाह 2 पराठे खाता हूँ बड़ी हिम्मत के साथ, और मैनू अब ये वो वाले बुज़ुर्ग हैं जो मोहल्ले में कहते फिरते मैनू कुछ भी नहीं हैगा। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि मैनू कुछ भी नहीं हैगा दा की मतलब है। मसलन 2 हार्ट अटैक आपको हो चुके हैं, माशाल्लाह बच गए, बड़ी बात है, बोनस लगा हुआ है आपका। हाइपरटेंशन आपको है, डायबिटीज़ आपको है, इंसुलिन आप लगाते हैं, हर वक्त आप अगला मर्ज़ होने के खतरे में हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आता कि और क्या होना है, मसलन के और कोई किसी किस्म का बम आपके ऊपर गिरना था, फट जाना आपने, बस इतना ही होता है ना इंसान से। उसके बाद तो फिर आगे माशाल्लाह अगली स्टेज आ जाती है। तो आपको बहुत कुछ है, आपने ये गलतफहमी में नहीं रहना, और ना ही इस तरह के मशवरे बाकी दूसरे दोस्तों भाइयों को देने हैं जो ये बहुत कुछ करवा ना लें जो आपको बहुत कुछ नहीं है। अब दूसरे पेशेंट का भी बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ इंसुलिन बंद हो सकती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और ये इस डी प्रिस्क्रिप्शन वाली कैटेगरी में आके उस पेशेंट की लिस्ट में आ सकते हैं जो कि किनारे पे अपनी कश्ती ला के सेफ जोन में आ चुके हैं, किसी किस्म का कश्ती डूबने का, तूफान का खतरा नहीं है। हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कट करने से, इनके पराठे रोटी कम करने से होगा क्या। सबसे पहले जब ये कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, पराठा रोटी ग्रेन जो भी ब्रेड जिस किस्म का भी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें शुगर है, इनके ब्लड में जो शुगर ऊपर जाती है वो नहीं जाएगी। इनको एक तो बाहर से इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी, दूसरी जो इनके बॉडी के अंदर वाली इंसुलिन है वो कम रिलीज़ होगी, उसको स्टेबलाइजेशन का मौका मिलेगा। इनकी जो बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंस हो चुकी है, ढीठ हो चुकी है इंसुलिन के इफेक्ट के लिए, वो ज़रा सॉफ्ट होगी, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, वो बढ़ेगी और इनकी ओवरऑल सेहत बेहतर होगी। अब जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी तो बॉडी की जो सारी मेटाबॉलिज्म है, स्पेशली जिगर के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म बेहतर होने से, वो अंदर का प्रोसेस बेहतर होने से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर होने से इनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बेहतर होंगे, इनका यूरिक एसिड का लेवल बेहतर होगा, इनकी ओवरऑल जिस्म में इन्फ्लेमेशन जो चल रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो बेहतर होगा। फिर जब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, इनका शुगर लेवल कम होगा, मुनासिब होगा, ऊपर नहीं जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। नमक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के लिए बुरा है, शुगर, मीठा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसके बारे में हम अभी तक नहीं मान सके कि इससे आपका ब्लड प्रेशर ख़राब होता है, हाई होता है। तो जब आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट, मीठा कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा।
इसीलिए वो मेरे पेशेंट जो अपने कार्बोहाइड्रेट को कट करके एक टाइम के रात के खाने पे ले आते हैं, उनका पॉसिबल ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल या कम पे ना आ जाए और उनकी ब्लड प्रेशर वाली सारी दवाइयाँ ख़त्म ना हो जाएं। और फिर तीसरा जो सबसे अहम काम इनमें होगा, वो ये शुगर कम होने से, कार्बोहाइड्रेट कम होने से, इंसुलिन कम होने से, मेटाबॉलिज्म बेहतर होने से ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वो पेशेंट जो पराठों पे, जंक फूड पे होते हैं, उनको तो विद इन ए मंथ महसूस होना शुरू हो जाता है कि उनका 4-5 किलो वज़न किसी वजह के बगैर ही कम हो गया। बल्कि वो परेशान हो जाते हैं कि इतना वज़न कैसे कम हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये 2 पराठे छोड़े हैं, हफ्ते में जो 3-4 मैं बर्गर खाता था वो छोड़े हैं, तो ये क्या हो गया है। और ये वही बर्गर के अंदर सॉल्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे जो आपका वज़न बढ़ाए हुए थे। जो ही आपने छोड़े हैं, आपका वज़न कम हो गया। अब ये जब सारी हेल्दी चेंजेस होंगी, ना सिर्फ आपकी दवाइयाँ कम होंगी, आपकी मेटाबॉलिज्म बेहतर होगी, आपके जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन जो कि अगले आने वाले अमराज का ख़तरा है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, वो कम होगा और आपकी दवाइयों के लिस्ट के साथ साथ आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती जाएंगी। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करें, थोड़ी सी और कार्बोहाइड्रेट की रिस्ट्रिक्शन डालें, तो आपकी बहुत सारी दवाइयाँ बेहतर हो सकती हैं, आपकी दवाइयों की लिस्ट कम हो सकती है। मे बी गुर्दे वाली वो दवाइयाँ जिनसे प्रोटीन कंट्रोल होता है, गुर्दे के मर्ज़ की बढ़ोतरी कम होती है, वो शायद आप बंद ना कर सकें। लेकिन जो बाकी लतड़म पतड़म आप ले रहे हैं, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ब्लड प्रेशर की ये दवाई, 4-4 ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उनकी आपको ज़रूरत ना रहे। और आपकी जब दवाइयों की लिस्ट कम होगी, अपने आप को आप हेल्दी फील करेंगे, आप एक अच्छी फुलफिलिंग ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो आपने इस सारी सिचुएशन में अपनी ओपिनियन का इजहार करना है, आपने मुझे कमेंट देना है। ये तो मुझे पता है जी, आपने कहना ही कहना है, आप रोटी ना खाएं तो फिर क्या खाएं। उसको मैं 1000 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अपनी अनहेल्दी वाली रोटी को हेल्दी प्रोटीन फाइबर के साथ रिप्लेस करें, अच्छे ऑयल्स के साथ रिप्लेस करें। मेरी तरफ से मक्खन का चम्मच खाएं, कुश्ती करके, वर्जिश करके, पुशअप्स करके, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जान छुड़ाने की कोशिश करें। लेकिन आपने अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर करना है। मुझे आपकी राय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दूसरे पेशेंट को सीखने को मिलता है। स्पेशली वो पेशेंट्स जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को काफ़ी कम कर चुके हैं, वो मुझसे सवाल की खातिर नहीं, लेकिन दूसरे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने की खातिर ज़रा डिटेल से लिखें कि वो कैसे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट कम किए, वो कैसे उन्होंने अपनी खुराक को कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरी चीज़ों से रिप्लेस किया, ताकि हमारे दिन इन पेशेंट्स को भी पेशेंट से सीखने का मौका मिले। और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि किसी ऐसे पेशेंट को पोडियम पे ला के उनके साथ पॉडकास्ट किया जाए और उनको एक्सप्लेन करने दिया जाए कि कैसे उन्होंने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को एडजस्ट किया। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।